अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो का मेन टॉपिक है रिसर्च प्रपोजल को आप किस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं एमएस के लिए, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए या फिर पीएचडी के लिए फ़ॉरेन कंट्री में, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है कि आप किसी भी वहाँ के यूनिवर्सिटी के सुपरवाइज़र को आप सबमिट करवाते हैं कि आप वहाँ पर आकर रिसर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी भी स्कॉलरशिप का ऐड देखा, आपने उनकी सारा क्राइटेरिया कम्प्लीट कर दिया। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में एप्लीकेशन, उनके फॉर्मेट्स वगैरह बताए हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन, आपका रिकमेंडेशन लेटर आपको मिल गया, तो मेन स्टेप जो आपका रह गया है वो है कि आपने प्रपोज़ल कैसे भेजना है। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, लाइक कि आपका जो भी कोई टॉपिक है, टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है, आपने किस तरह का टॉपिक लिया है। फिर उसके बाद जो सेकंड मेन थिंग आती है वो है रिसर्च इंपॉर्टेंस, यानी जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसका थर्ड पॉइंट है रिसर्च गैप्स। रिसर्च गैप्स का मतलब ये होता है कि इतने अरसे से इतने कम लोगों ने इस पर रिसर्च क्यों की है, ये क्या रीज़न हैं कि मतलब ऐसा भी होता है ना कि आप वो टॉपिक चूज़ करते हैं जिस पे बहुत कम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। ये कभी इस तरह ऐसा होता है कि पहले इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च रही हो, फिर उस पर लोगों ने काम करना छोड़ दिया और अब आप उस टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रिसर्च गैप्स। पहले तो आप उसमें ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें रिसर्च गैप्स हैं या नहीं। अगर हैं तो इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। मतलब आपने उनको एक टोटली इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम क्यों करना चाह रहे हैं, ये आपने डिफ़ाइन करना है। ठीक है, इस पर रिसर्च गैप्स क्यों थे, क्यों इन लोगों ने, मतलब लोग पहले इस पर रिसर्च कर रहे थे फिर इस पर रिसर्च करना छोड़ दिया, अब आप किस तरह से इन गैप्स को ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मतलब जो भी टॉपिक आप अपनी रिसर्च के लिए ले रहे हैं उसको लेने का आपका मकसद क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके एम ऑफ स्टडीज़ क्या हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस टॉपिक पर रिसर्च करके। मतलब आपको क्या लगता है आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं इससे आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं, एंड इसके आउटकम्स क्या होंगे। आप क्या समझते हैं कि आप इस पर रिसर्च करेंगे तो क्या इसके फ़ायदे होंगे, ठीक है, इसके ह्यूमैनिटी से कोई रिलेटेड कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। और जो एक बात हमेशा याद रखनी है, जितने भी सेंटेंसेस होने स्टार्ट विद टू मोस्टली होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च क्वेश्चन। अब इसमें ये नहीं है कि आपने बता दिया कि रिसर्च के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्या लॉजिक्स हैं, आपने इसके पॉसिबल क्वेश्चंस भी खुद बताने हैं, इसकी इंपॉर्टेंस खुद हाईलाइट करनी है, इसके क्या गोल्स हैं और जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया उस पर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब व्हाई यू चूज सच टॉपिक एंड व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, ये सब क्वेश्चन आपने खुद हाईलाइट करके इनका खुद ही आंसर करना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है मटेरियल एंड मैटर्स। लाइक अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, आप अगर केमिस्ट्री के हैं तो आपने कौन से एसिड्स लिए हैं, कौन से आपको रिक्वायर्स थे, कौन से आपने परचेज़ किए, आपने किस लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया, कितनी परसेंटेज पर, कितने मिलीमीटर, कौन सा केमिकल कैसे यूज़ किया। अगर आप फिजिक्स के हैं, लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, आपने कौन सी डिवाइसेस यूज़ की, कौन से सर्किट, कौन से लॉजिक्स यूज़ किए हैं, तो ये सारी डिटेल्स इसमें आपने देनी होती है। मतलब आपको क्या रिक्वायर्ड मटेरियल था, आपके स्टेप्स क्या थे, आपका प्रोसीजर क्या था। इसके बाद मेन स्टेप आता है कंट्रीब्यूशन एंड कंक्लूजन। मतलब जो भी आपने रिसर्च की उसके क्या आपने कंक्लूजन थी, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी और आप किस तरह अपने रिसर्च टॉपिक को दूसरों को कम्युनिकेट करके समझा सकते हैं कि आपने क्यों लिया, क्या रीज़न्स थी, इसके क्या आपके बेनिफिट्स हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं, इसका इतना अर्सा गैप क्यों रहा। ये रिसर्च में मतलब लोग छोड़ देते हैं ना इस पर काम करना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बायो में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, लाइक बायो में पहले पैंक्रियास पे बहुत ज़्यादा रिसर्च थी, अब उस पर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं है। जैसे कि आप वो टॉपिक अगर लेते हैं तो आपको बताना होगा कि अब आपको इससे क्या बेनिफिट्स हुए हैं और क्या ऐसी रीज़न्स थी जिन पर काम करना छोड़ दिया था। लाइक अभी रिसेंटली फ़िज़िक्स में क्वांटम स्टडीज़ करने पर साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिले। अब उन्होंने 1 सेंचुरी बाद आइंस्टाइन को फेल किया है, इस बेस पे उनको क्वांटम स्टडी करने पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। कि अब कितना कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि एक छोड़े हुए टॉपिक पर रिसर्च करने से या एक रिसर्च टॉपिक पर को दोबारा रिव्यू करने से भी आप न्यू रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इसका रेफरेंस और साइटेशन। मतलब आप जो भी रिसर्च वगैरह करें आपने उसकी साइटेशन वगैरह खुद बनानी है। जो भी प्रोफेसर करवा रहा है, बेहतर तो यही है कि अगर जहाँ से आपने बीएस किया या एमएस के जो प्रोफेसर आपको करवा रहे हैं, आपने उन्हीं के रिकमेंडेशन लेटर पे उन्हीं का रेफरेंस लिखना है। क्योंकि बाद में अगर रिकमेंडेशन लेटर पे वो आपसे सिग्नेचर वगैरह मांगते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं कि किसी भी टीचर का नाम लिख के देते हैं, फिर उनके पास वो टीचर उस टाइम अवेलेबल नहीं होता जो उनको रिकमेंडेशन लेटर दे।
होप सो कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी और अब आप रिसर्च प्रपोजल अपना खुद लिख सकती हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह करके इजीली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।